नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटा शेर तो बाप सवा शेर। मम्मी पापा इधर आओ, यह देखो टीवी पर कौन आया है। क्या हुआ पिंटू बेटा, क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ यहाँ तो देखो, दादाजी टीवी पर। ओ माय गॉड, यह और टीवी पर जरूर कुछ लफड़ा किए होंगे। यहाँ कैसे आ गए? विशाल भी अपने पिता को देखकर टीवी पर चौंक जाता है और कहता है, दीपा, यह हमारे घर की थोड़ी दूर में ही तो यह होटल है और आज ही उसका उद्घाटन होने वाला है। पर पिताजी यहाँ क्यों आए हैं? तभी पावर सप्लाई चला जाता है और टीवी बंद हो जाता है। ओहो, लाइट को भी अभी जाना था। रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ। आखिर माजरा क्या है? यह व्यक्ति वहाँ पर कैसे पहुँचा? होटल के पास पहुंचकर विशाल एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई साहब, इतना धक्का मुक्का क्यों हो रहा है? वहाँ इतनी भीड़ अचानक से क्यों हो गई? क्या हुआ? विशाल ने पूछा। क्यों, आपको पता नहीं कि आज इस होटल का उद्घाटन है और यहाँ यूट्यूब का जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर किशोर महेश्वरी आया हुआ है। बस यह भीड़ उन्हीं के लिए है। उस आदमी ने कहा। क्या नाम बताया आपने? विशाल ने पूछा। किशोर महेश्वरी। सच में भाई साहब, क्या बोला आपने? विशाल ने पूछा। किशोर महेश्वरी। उनकी बातें सुनकर तो मुर्दों में भी जान आ जाए। अरे, मैं तो सिर्फ उन्हीं से मिलने के लिए 5 घंटे का सफर करके आया हूँ। उस आदमी ने यह कहा और भीड़ में घुस गया। इधर विशाल थोड़ा सा भ्रमित होकर उस भीड़ में घुसता है, क्योंकि उसे यह नाम तो बिल्कुल जाना पहचाना लगा। वह जैसे ही भीड़ में घुसकर किशोर महेश्वरी जी को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। विशाल हाँफता हुआ उस भीड़ से निकलकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी दीपा से कहता है, पता है, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने जो देखा और सुना। मैंने पापा को देखा। विशाल ने कहा। क्या पापा जी? वो तो भीड़ में किसी से भीख मांग रहे थे। कहीं उन्होंने आपको पहचान तो नहीं लिया? कहीं आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए ना उन्हें? दीपा ने ठहाके लगाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वह क्या भीख मांगेंगे? वह तो नोटों की गड्डियों में सो रहे हैं। विशाल ने कहा। क्या कह रहे हैं? यह पहेली न बुझाकर साफ साफ बताओ। दीपा ने कहा। जिस ताज होटल में पापा आए हैं, वह वहाँ के गेस्ट बनकर आए हैं और उनके हाथों से ही उद्घाटन होगा और टीवी में जगह जगह यह प्रसारित किया जा रहा है। होटल के पास काफी भीड़ देखी। वह भीड़ किसी मोटिवेशनल स्पीकर का इंतजार कर रही थी, जिनके लाखों फैन हैं। मैंने जब उनका नाम सुना तो मुझे लगा, क्या यह पापा हो सकते हैं? इसीलिए मैं वहाँ रुककर उन्हें देखा तो मैं हैरान ही हो गया। वह पापा ही थे। और उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो और हैरान हो गया। 10 मिलियन फॉलोअर, उनके महीने की कमाई ही लाखों से कम नहीं। कहाँ मैं यहाँ एक एक पैसों के लिए तरस रहा हूँ और बटोर रहा हूँ, और कहाँ पापा लाखों में खेल रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना इन पैसों की खान में हम भी डुबकी लगा ले। सच में पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। विशाल ने कहा। आपको लगता है हमारे इतना कुछ करने के बावजूद वह हमें एक फूटी कौड़ी भी देंगे? मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि पापा जी ऐसा क्या कह देते हैं जो इतने मशहूर हो गए, और यह सब अकेले कैसे कर गए। दीपा ने कहा। यूट्यूब खोल कर देख लो ना, सब पता चल जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि अब तक तो कहीं मर मरा गए होंगे, पर किसे पता था कि इतने सालों बाद उन्हें देखूंगा, और वह भी करोड़पति के रूप में। विशाल ने कहा। वह करोड़पति हो या अरबपति, इससे हमें क्या? कौन सा वह हमें कुछ देंगे? ऊपर से उनको इतना संपन्न देखकर मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। दीपा ने कहा। तुम चिंता मत करो दीपा, इकलौता बेटा हूँ उनका। अरे इतने धन दौलत का क्या फायदा अगर उसको भोगने वाला ही कोई न हो। मैं रोकर गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांग ही लूंगा।
और फिर अपनी बाकी की जिंदगी ऐश करूँगा। दीपा ने कहा, अगर उन्हें आपके साथ अपनी दौलत बांटनी ही होती तो वह पहले ही आपके पास आ जाते। यूं अकेले ही ऐश ना कर रहे होते। अभी तो आपको उनसे मिलने को भी दिया जाएगा या नहीं, पहले तो यह निश्चित कर लीजिए। बड़े आए ऐश करने वाले, दीपा ने कहा। तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। यह कहकर विशाल जाता है अपने पिता से मिलने और गेट पर खड़े गार्ड से कहता है, मुझे किशोर महेश्वरी से मिलना है, क्या आप मिलवा देंगे? अपॉइंटमेंट है क्या आपका? गार्ड ने पूछा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, आप जाकर उनसे कहो कि विशाल आया है। विशाल ने कहा तो गार्ड जाता है और थोड़ी देर बाद वह वापस आकर कहता है, आपको सर ने अंदर बुलाया है। विशाल घर के अंदर जाता है और घर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह मन में सोचता है, कहाँ तो मैं एक एक पैसों के लिए तरसता हूँ और कहाँ एक छोटे से पुराने मकान में रहता हूँ, और यहाँ पापा का इतना आलीशान घर। तेरी तो बैठे बैठाए लॉटरी लग गई और अब तो बस इस समंदर में डुबकी लगाने की देरी है। क्या आलीशान सोफा है। चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर सब चीजें देख रहा था कि तभी किशोर जी सीढ़ियों से उतरकर आ रहे होते हैं। पापा कैसे हैं आप? वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। हर जगह बस आपके ही चर्चे हैं। मुझे तो इतना गर्व हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। आप मेरे पापा हैं, यह सोचकर ही मैं चौड़ा होता जा रहा हूँ। विशाल ने कहा, किस कारण से आप यहाँ आए हैं यह बताइए। लगता है कोई चैरिटी चाहिए, इसके लिए आप मेरे पीए से बात कर लीजिए। किशोर जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं और वह जायज भी है। मैंने जो किया है आपके साथ उसके बाद यह तो बिल्कुल जायज है, पर पापा उस वक्त मैं बड़ी ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए वह सब करता रहा। दरअसल इस वक्त भी मेरे हालात वैसे ही हैं। मुझे कैंसर है और अपना इलाज करवाने तक के मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए अपने मौत को अपने पास आते देख रहा हूँ। बस सोचा कि मर जाऊं उससे पहले आपसे माफी मांग लेता हूँ। विशाल ने कहा, क्या कैंसर? देखो बेटा, सोचा तो था कि तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारा कभी शक्ल नहीं देखूंगा, पर अब तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम अपने इलाज की चिंता मत करो। तुम एक काम करो, अपना परिवार लेकर यहीं आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। मेरा पीए पवन तुम्हारे साथ जाएगा, कल ही तुम लोग यहाँ आ जाओ। किशोर जी ने कहा, नहीं पापा, इसे जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कल आ जाऊंगा। आपके साथ मैंने इतना कुछ किया, फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। अब चैन से मर पाऊंगा कि मेरे बाद मेरे परिवार अकेला नहीं होगा। यह कहकर विशाल वहां से चला गया। इधर किशोर जी से उसका पीए पवन पूछता है, सर आप तो कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपको जलील कर घर से निकाल दिया था, फिर आपने उन्हें शायद उनकी बीमारी का सुनकर। हाँ, अब ऐसे में लोग तो दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। मैंने उसे माफ नहीं किया है और ना ही कभी कर सकूंगा। पवन, किशोर जी ने कहा। फिर यह सब? पवन ने पूछा। विशाल, जैसे पहले था अभी वैसा ही है, बस पैसों से मतलब है इसे, और आज भी यह झूठी कह रहा है ताकि यहाँ वह मेरे पैसों पर राज कर सके। मैं इसके वह सारी बातें न तो कभी भूला और ना ही कभी भूल सकता हूँ। यह कहते हुए किशोर जी अपने अतीत में खो जाते हैं। पापा पापा, कहाँ मर गए आप? जल्दी बाहर आइए, किशोर ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ विशाल, क्या हुआ? सुना है आपने आज घर का कोई काम नहीं किया, ना ही बाजार गए, ना ही कपड़े धोए और ना ही पिंटू को स्कूल से ले आए। आपको पता है ना यह सब आपका काम है, फिर आप यह सब छोड़कर बिस्तर पर कैसे पड़े हैं? विशाल ने कहा।
बेटा, इतना सब कहा, पर क्या तूने मेरी तबीयत के बारे में जाननी चाही? जिसने तुझे यह सब बताया, क्या उसने मेरी तबीयत का नहीं बताया? बुखार से अभी भी मेरा बदन तप रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। 104 बुखार है, ऐसे में घर का काम कैसे करता? किशोर जी ने कहा, यह सब बुखार तो बुढ़ापे में लगा रहता है, कुछ न कुछ बीमारी तो लगी ही रहती है, और वह इस उम्र में होना आम बात है। खाना तो कम तो नहीं कर रहे ना? आप बुखार में भूखे रहते हैं क्या? तो फिर खाना खाएंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा। चलिए अब जाकर सारे बर्तन धो लीजिए। विशाल ने कहा, मैं तुम्हारी बहू के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, समझे? सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। अभी तो रात हो गई है, ठंड भी काफी लग रही है, मैं सुबह धो दूंगा। बहू, मूवी जाने से पहले कुछ खाने को दे दो। सुबह से कमरे में पड़ा था, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। गला भी सूख रहा है, पर काम नहीं किया तो यह सबको होश है। वाह बेटा, किशोर जी ने कहा, बुखार है ना आपको? फिर खाना मत खाइए। और रही बात बर्तन धोने की, वह तो रात में ही धुलेंगे, दीपा ने कहा। किशोर जी कांपते हुए बर्तन धोने लगे और पानी पीकर सो गए। अगले दिन उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वह बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे, पर वह बुलाते तो किसे? वह खुद उठकर बाथरूम जाना चाहते थे, पर वह 1000 कोशिशों के बाद भी जब उठ नहीं पाए, तब उन्होंने दीपा को आवाज लगाई। वह भी देर रात तक सिनेमा देखकर आई थी, तो सुबह उसकी आंखें देर से खुली। बार बार आवाज लगाने पर जब दीपा आई, तब तक किशोर जी बिस्तर गीला कर चुके थे। दीपा यह देखकर विशाल से कहती है, अब तुम्हारे पापा ने हमसे बदला लेने के लिए नया तरीका ढूंढा है। जानबूझकर बिस्तर गीला कर दिया उन्होंने, ताकि मैं परेशान हो जाऊं। कोई बात नहीं, उन्हीं से बिस्तर धुलवाऊंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पापा से ही उनका बिस्तर धुलवाना। उसके बाद तो यह हमेशा ही ऐसा चलता रहा। विशाल और दीपा जितना हो सके मुझ पर अत्याचार करते थे। जब यह सब करके भी उन्हें चैन नहीं मिला, तो उन्होंने एक साजिश रची मुझसे छुटकारा पाने की। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हमारे घर में एक कमरे में पानी टपक रहा था, तो इस पर दीपा ने मुझसे कहा कि जाकर छत पर एक प्लास्टिक लगाकर आओ और छत से सारे कपड़े उठा लाना। मैंने कहा कि इतनी बारिश में मैं यह कैसे कर पाऊंगा, पर मुझे कहाँ पता था कि यह सब तो एक साजिश है। 1000 बार मना करने पर भी दीपा ने मुझे भेजा। जब मैं गया ऊपर और भीगते हुए प्लास्टिक लगाने लगा था कि तभी मुझे दीपा ने पीछे से धक्का दे दिया, जिससे मेरा पांव फिसल गया और मैं छत पर से गिर गया। पर इसे मेरी फूटी किस्मत कह लो या अच्छी। बारिश की वजह से नीचे कीचड़ बन गई थी और मैं उस पर ही गिरा। काश कि मैं गिरकर मर जाता, पर उस वक्त पर मैं मरा नहीं, जरा सी चोट आई बस, जिस पर सबके सामने मुझे पागल साबित कर पागल खाने छोड़ने को कहकर विशाल ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। फिर सर आप यहाँ? पवन ने पूछा। वह तो मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठे अपनी भावनाएं किसी को बता रहा था और रो रहा था। पता नहीं किसने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और वह वायरल हो गया। मैं तो बस अपने जज्बात बयां कर रहा था, पर इस जज्बात ने मुझे रातों रात कहां से कहां पहुंचा दिया। तब से मैं YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो डालने लगा, लाखों युवाओं का प्रेरणा बन गया। किशोर जी ने कहा, सर पर जब आपको आपके बेटे की सच्चाई पता ही है, फिर आपने उसे रहने आने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए। पवन ने कहा, पवन तुम बस देखो, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। इसे लगता था कि इसने कभी मेरी सुध नहीं ली, तो मैंने भी कभी इसकी खबर नहीं रखी।
इसकी हर चाल की खबर है मुझे। मैं तो बस इसके यहाँ आने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर देखना कैसे इसे ऊंचाई पर चढ़ाकर सीढ़ियाँ खींचता हूँ। किशोर जी ने कहा। अगले दिन दीपा और विशाल और उसका बेटा पिंटू आ जाते हैं। तुम अब यहाँ आराम से रहो और बहू, इसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओ। पैसों की चिंता मत करना, पर हाँ, इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किशोर जी यह कहकर चले जाते हैं। देखा दीपा, हमारी लॉटरी कैसे लगाई मैंने। अब दोनों हाथों से पैसे खर्च करो। इलाज के नाम पर पैसे लेती जाना, अपने हर शौक पूरे करते रहना। विशाल ने कहा। पर कहीं इन्होंने पैसों का हिसाब मांग लिया तो? कहीं इन्हें पता चल गया कि आप बीमार नहीं हैं तो? दीपा ने कहा। अरे, इन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है कि हमारे खर्चों का हिसाब रखें, और अगर मांग भी लिया तो दिखा देंगे नकली बिल। तुम बेकार की चिंता मत करो और अपने सोने की चेन के बारे में सोचो। दीपा, मैं क्या सोच रहा था कि हम अपने मकान को बेचकर अपना पूरा कर्जा मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ रहेंगे तो उस पुराने मकान की क्या जरूरत। मकान को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उस कर्जदारों के कर्ज चुका देंगे, जिससे उनकी परेशानी से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। विशाल ने कहा। उसके बाद विशाल अपना घर बेच देता है और अपना कर्ज चुका देता है। अब बारी थी किशोर जी के पैसों से ऐश करने की। एक दिन किशोर जी विशाल के कमरे में आकर पूछते हैं, बेटा, कैसी तबीयत है? इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ? पापा, कुछ जरूरी टेस्ट करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट लेने जाना है, पर बिल भरूंगा तब वह रिपोर्ट देंगे। बस उसी के लिए आपसे पैसे मांगने आने वाला था। किशोर ने कहा। ठीक है, दे दूंगा। पहले जाकर गैरेज में पड़ी मेरी गाड़ियों को जरा धो देना। आज मेरी गाड़ियां धोने वाला नहीं आया और मुझे आज बहुत बड़ी जगह पर जाना है। पवन, इसे जरा सारा सामान दे देना, सफाई कर देगा। किशोर जी ने ऐसे कहा। पर पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो पता ही है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? विशाल ने चौंकते हुए कहा। देखो बेटा, अब इतने पैसे मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे। मैंने तुमसे ही तो सीखा है कि कोई रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के नहीं निभता। अब अपना इलाज करवाना है तो काम भी तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, काम करते रहोगे तो बदन में फुर्ती रहेगी और इलाज जल्दी असर करेगी। किशोर जी ने कहा। चलिए, मैं आपको सारा सामान दे देता हूँ, पवन ने कहा। और बहू, तुम जरा रसोई देख लेना। वह क्या है ना, आज मेरा कुक नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा तुम तो हो ही, कुक की अब क्या जरूरत, उसे मैंने छुट्टी दे दी है। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, खाना बस इस घर के लोगों के लिए ही नहीं बनाना है, बल्कि उसके साथ साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों का खाना भी बनता है मेरे रसोई में। भंडारे से सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा, और कुछ पूछना है तो पवन से पूछ लेना। यही कोई 100 लोगों का खाना बनाना है तुम्हें। किशोर जी ने कहा। 100 लोगों का? पर पापा जी, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? दीपा ने कहा। देखो बहू, तुम लोगों को इतने पैसे दे रहा हूँ, जितने पैसों से मैं 4-5 कुक तो रख ही लूँ, तो उसे देखते हुए तुम्हें 4-5 लोगों का काम तो अकेले ही करना पड़ेगा ना, किशोर जी ने कहा। उसके बाद किशोर जी ने पवन को हिदायत दी कि इन दोनों से इतना काम लेना कि रात के पहले इन्हें बैठने तक की फुर्सत ना मिले। पवन ने किशोर जी के कहे मुताबिक ही किया। रात को दोनों थक कर चूर हो जाते हैं। तब दीपा कहती है, पापा जी को हम क्या उल्लू बनाएंगे? उन्होंने तो हमारी बैंड बजा दी या हमारे किए का हिसाब ले रहे हैं। हमें यहाँ रखने के लिए राजी तो हो गए। अब हमारा यहाँ के अलावा और कहीं जाने की जगह भी नहीं है, यह इन्हें मालूम है, और इसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं। हम तो बुरे फंसे, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, और यहाँ हम तो काम कर करके ही मर जाएंगे। अब हमें यहीं रहना है।
छोड़ो ना, पैसे तो मिलेंगे ना, फिर थोड़ा काम करने में क्या दिक्कत। उसके बाद दिल खोल कर खर्च भी तो करेंगे। यह मत भूलो, पापा मेरे इलाज के लिए मुंह मांगे पैसे भी दे रहे हैं, विशाल ने कहा। विशाल अगली सुबह किशोर जी से कहता है, पापा मेरा इलाज शुरू करवाना है, पैसे? अच्छा हाँ, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, मैं तो यह मुफ्त में कर रहा हूँ। भला कोई अपने बेटे से पैसे लेता है क्या? किशोर जी ने कहा। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पैसे मैं नहीं, आप देने वाले थे मेरे इलाज के लिए, और आप मेरा कौन सा इलाज कर रहे हैं जो मैं आपको पैसे दूंगा? विशाल ने कहा, बेटा तूने जो मेरे साथ किया था, कभी वह तुझे सुसमेत लौटा कर, तुझे सबक सिखाकर तेरी भ्रष्ट बुद्धि को ठीक करने का इलाज कर रहा हूँ मैं। तुझे यह लगता है कि तू ही सबसे ज्यादा चालाक है और दुनिया में बाकी लोग बेवकूफ हैं। बस तेरी गलतफहमी को दूर करने का इलाज कर रहा हूँ मैं, और तू अपने आप को उल्लू समझने की गलती कर रहा है। तुझे क्या लगा तेरे इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुझे माफ कर दूंगा और तू तेरी बातों पर विश्वास कर तुझ पर अंधाधुंध पैसे उड़ाऊंगा? तभी तूने मेरी मजबूरी और लाचारी का फायदा उठाया था, आज मैं उठा रहा हूँ, पर मैं तेरी जैसी हरकत नहीं करूँगा। मानता हूँ यह दुनिया दारी बस लेन देन पर ही चलती है, पर तू आजाद है। अगर तू यहाँ से जाना चाहे तो जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ रहना चाहता है तो मेरी गुलामी पूरी उम्र करनी पड़ेगी। फैसला तुम्हारा है, किशोर जी ने कहा। विशाल अब क्या ही करता, यहाँ से जाकर, जाता भी तो कहाँ जाता, उसका और कहीं ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह अपना घर ऐशो आराम की जिंदगी के लिए बेच चुका था। सड़क पर और दर दर भटकने रहने से तो बेहतर था कि विशाल और दीपा इस घर में रहकर किशोर जी की गुलामी करे। पर किशोर जी भी उन दोनों से एक नौकर की तरह ही पेश आते थे। इस घर में आकर दीपा पहले से भी ज्यादा फंस चुकी थी। ना तो वह मन मर्जी का जी पाती थी और ना शॉपिंग जा पाती, और ना ही अपनी सहेलियों से गपशप लड़ा पाती, क्योंकि किशोर जी चौबीसों घंटे उसे काम में बिजी रखते। वह मन मसोस कर रह जाती। एक सुबह दीपा की तबीयत खराब थी। इतना काम करने की आदत नहीं थी, जो 100 लोगों का खाना बनाना आसान काम नहीं होता। तो वह जैसे उठी तो उसे खूब चक्कर आ रहे थे। वह बिस्तर पर सोई ही रही। किशोर जी के बार बार आवाज लगाने पर वह किचन में ना आई तो किशोर जी खुद कमरे में जाकर लाइट जलाई और बोले, बहू आज मेरे घर में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं और मेट ने छुट्टी ले रखी है, तो खाना बनाने के अलावा तुझे बर्तन भी धुलना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर बाबूजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसा कोई दिन भी हुआ हो जब तुम खाना ना खाई हो? जब तुम तीनों टाइम का खाना खा सकती हो तो कोई काम क्यों नहीं कर सकती हो? काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, जल्दी करो। दीपा कपकपाते हाथों से किसी तरह बर्तन धुले और खाना बनाने में जुट गई, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगे कि कैसे वह बाबूजी पर अत्याचार करती थी। उनके इकलौते बेटे विशाल से वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनवाती थी। बीमारी में भी उनसे काम लेने से बाज न आती थी। झुग्गी वालों को खाना खिलाकर जैसे ही दीपा खाने का एक निवाला मुंह में डालने लगी, तुरंत किशोर जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अभी और काम बाकी है, वह कौन करेगा? साफ सफाई कर लो, खाना में भी हर समय तुम्हारा मुंह लपलपाता रहता है। उसी समय विशाल आता है और कहता है, पापा एक तो बेचारी का तबीयत सही नहीं है, ऊपर से इतना काम कराते हो और एक थाली भी आप नहीं दे पाते हो। झुग्गी वालों के लिए आपके मन में इतना प्रेम है और बहू बेटों के लिए इतना जहर भरा हुआ है। यह कहाँ का न्याय है पापा? बेटा यह तेरा ही किया है, जो तेरे आगे आया है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बहू से बोलो पहले काम खत्म करे,
तभी खाना नसीब होगा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें खाने भी दे रहा हूँ। तुम लोग तो एक गिलास पानी भी पीने को नहीं देते थे। कैसे मुझे पागल साबित करके रोड पर फेंक दिया था। कहकर किशोर जी अपने कमरे में YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए चले जाते हैं। विशाल, दीपा मिलकर घर का सारा काम खत्म करते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर के समय हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर किशोर जी खाना खा रहे थे। खूब तेज बारिश शुरू होती है। किशोर जी अपनी बहू को आवाज लगाते हैं, बहू जाकर छत से कपड़ा हटा लो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाकर कपड़े हटा लो। अरे बाबूजी, मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं अगर बारिश में गई भीग कर मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं यह फालतू का बकवास सुनना नहीं चाहता। हर समय बीमारी का बहाना बनाकर बस खटिया पर पड़ी रहना चाहती हो। जाओ जल्दी से काम करो। दीपा जैसे ही छत पर कपड़ा उतारने जाती है तभी धम से आवाज आती है। विशाल उसी समय बाजार से लौटता है। जैसे ही छत से धम की आवाज आती है वो बौखलाकर छत की तरफ भागता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, कहीं मेरे पिता ने दीपा को छत से ढकेल तो नहीं दिया, जैसा कि दीपा ने उनके साथ छल से किया था। लेकिन छत पर पहुंचते ही दोनों पति पत्नी अपना माथा पीट पीट कर रोने लगे। यह क्या, वहां तो उनका छोटा बेटा पिंटू गिरा पड़ा था। दरअसल पिंटू बारिश में पहले से ही खेल रहा था। बारिश की वजह से पिंटू का पैर फिसल गया था और वह छत पर गिर गया। उसे बहुत चोट आई। उसके सर से खून बह रहा था और बेहोश हो गया था। रोते रोते दीपा अपने ससुर के पास आई और पैर पकड़कर अपने ससुर से विनती करने लगी, पापा, पिंटू के सर पर बहुत चोट आई है। देखिए ना, यह कुछ बोल ही नहीं रहा है। डॉक्टर को बुलाइए पापा, प्लीज पापा। किशोर जी चुप रहे, वह कुछ नहीं बोले। विशाल भी गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पापा, हमारे किए की सजा अपने पोते को क्यों दे रहे हो? हम आपका आजीवन गुलामी करेंगे। इसको बचा लीजिए पापा। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी मदद कीजिए। आप इतना निर्दयी कैसे हो गए पापा? किशोर जी कहते हैं, बेटा, मैं देख रहा था एक माँ बाप के दिल में अपने बेटे के लिए कितना तड़प होता है और बच्चों के मन में अपने बूढ़े पिता के लिए नफरत। मेरा अपने पोते से कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत लगाव है। किशोर जी भी पिंटू की हालत देखकर रोने लगे और तुरंत अस्पताल में ले जाकर एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा, खून ज्यादा बह जाने से उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। दीपा और विशाल का खून मैच नहीं हुआ तो किशोर जी ने अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए अपना खून दिया। बहुत जल्द पिंटू ठीक होकर घर आ गया और दादा के साथ खेलने लगा। अपने पोते पिंटू से किशोर जी का बहुत लगाव था। कुछ दिनों बाद पिंटू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाकर अच्छी शिक्षा दिलवाया। जो विशाल और दीपा ने अपने बूढ़े पिता के साथ किया वह पिंटू अपने के साथ न करे। दीपा और विशाल की आंखें शर्मिंदगी से भरी थी। अपने किए कारनामों को याद कर रहे थे और अब महसूस हुआ था कि कितना गलत किया था उन्होंने अपने बूढ़े पिता के साथ। आज वही पिता मुसीबत में काम आ रहे हैं। उन्हें माता पिता की कीमत का एहसास हो गया है। वह दोनों अपने को कोस रहे थे। धिक्कार है तो जैसे बेटे पर जो दुख में काम नहीं आ सका। विशाल किशोर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और अपने किए की माफी मांग रहा था। जिस पिताजी को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वह करोड़ों के मालिक हैं। यह सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। किशोर जी वहां से अपनी कार में बैठकर फंक्शन के लिए निकल गए और बेटे बहू उनको बस जाते हुए देखते रह गए, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। एक समय था जब किशोर जी मुसीबत से घिरे थे, तब यही बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे। आज उनका साथ
किस्मत ने छोड़ा तो किशोर जी ने ही सहारा दिया था। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता महान होते हैं और बचपन से यही बात सिखाई जाती है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। शायद बड़े होने पर हम यह भूल जाते हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो दोस्तों, बाजार में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन न तो माँ जैसी जन्नत मिलती है, न बाप जैसा साया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।